हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार प्रजापति, आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। अभी हम लोग देखने वाले हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इससे पहले हमने आप लोगों को मैट्रिक्स में पढ़ाया एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है। तो अभी है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, फिर यूनिकेंस मैट्रिक्स, इस थ्योरम से कुछ पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरीका समझ में आ जाएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले इस बात को समझते हैं, एलिमेंट्री यानी कि जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है इसके बारे में समझते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है? एन ऑर्डर का है, इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन सच दैट, ठीक है। इसका कहने का मतलब है किसी भी मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल तब बोल सकते हैं। सबसे पहली बात तो कंडीशन क्या है, को मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक दूसरा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, जो मैट्रिक्स बी है उसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? एन, यानी कि ए और बी दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो जाता है और साथ में ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू अगर आई आ जाए, यानी कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर फाइंड आउट हो जाता है, देन हम क्या बोल सकते हैं कि बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। तब हम बोलेंगे बी क्या है? ए का इन्वर्स है, ठीक है। और इस प्रकार से हम उसको लिख सकेंगे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, बी ए का इन्वर्स है तो बी ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? बी, ठीक है। इस बात को समझाने के लिए हमने तो मैट्रिक्स लिए हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि क्या ए बी मल्टीप्लाई बी आई इज इक्वल टू आई आता है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे देखिए ए और बी है, तो अगर हम ए बी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले 3, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 5, फिर यहाँ लिखेंगे 1, फिर यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है, फिर लिखेंगे बी। बी में क्या है हमारे पास? 2 है, -5 है, ठीक है, -1 है और 3 है, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? पहले वाले मैट्रिक्स का रो और सेकेंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो आप देखिए ये हो जाएगा 3 2 जा 6, फिर 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि -5, ठीक है, आ जाइए। फिर उसके बाद 3 को -5 से मल्टीप्लाई करो तो -15 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो +15 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, यानी कि पहले रो का हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड रो में, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 2, फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -2, ठीक है। सेकेंड रो का पहला कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? है ना, -5, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा +6। चलिए अब इसको क्या करो? मैट्रिक्स का सिंबल में इसको बंद कर दो। इसको आप थोड़ा सा और लिख लेते हैं आगे। जब इसको और सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ से मिल जाएगा आपको 1, यहाँ से मिल जाएगा 0, यहाँ से मिल जाएगा 0 और यहाँ से मिल जाएगा 1, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ए बी इज इक्वल टू आई तो आ गया। अब हम देखते हैं कि बी ए मल्टीप्लाई बी आई अगर आ जाए तो हमारा रिजल्ट जो है प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं? बी ए निकाल लेते हैं। तो पहले बी को लिख लीजिए, बी कितना है? 2, फिर -5, इसको लिखिए, -1 और यहाँ 3, फिर आइए ए को लिख लीजिए, ए में कितना है? 3 है ना, 5, फिर 1 और ये 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का वही सिंपल सा तरीका, पहले वाले मैट्रिक्स का रो, सेकंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम, है ना, हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा 6, फिर 5 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा -5, ठीक है। इसको ऐसे करके ब्रैकेट में, उसके बाद पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, फिर पहले रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। -5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा -10, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दो। अच्छा अब आ जाओ, पहले रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आ जाते हैं सेकेंड रो में। सेकेंड रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -3, ठीक है। उसके बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास +3। देखिए इस प्रकार से, ठीक है, हो गया। यानी कि सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, सेकेंड रो का आप सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -5, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है। इसको इस तरह ब्रैकेट में बंद कर दीजिए।
अब आप देखिए यहाँ से जब इसका सोल्यूशन आप लिखेंगे तो आपके पास क्या आंसर फाइंड आउट निकल के आता है, ठीक है। तो जब आप इसके आंसर को लिखेंगे तो आपके पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ए और बी को थोड़ा सा लिखने की जगह, ठीक है। तो आपके पास जो बी ए आया है, ठीक है, ये जो बी ए आया है इसका आंसर देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, ठीक है। इसको आंसर को आप लिख लीजिए। देखिए 6 में से 5 गया 1 बचा, ठीक है, और यहाँ आ गया 0, यहाँ भी आ गया 0 और यहाँ आ गया 1, यानी कि यहाँ से भी आपको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी इज इक्वल टू आई और बी ए इज इक्वल टू आई आया। जब ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू और बी ए इज इक्वल टू आई आया, इसका मतलब यह है कि ए और बी एक दूसरे का क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो कि ए बी, ठीक है, ए बी मल्टीप्लाई किसके बराबर है, बी ए मल्टीप्लाई के, और ये किसके बराबर, आई के। जब ये दोनों का आंसर इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ए एंड बी इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, लेकिन बी क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो आई होप आपको भी समझ में आएगा वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक नया थ्योरम, चलिए आइए तो बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम का। देखिए थ्योरम है कि एवरी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है ए यूनिक इन्वर्स। कोई भी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होगा तो उसका अगर हम इन्वर्स निकालेंगे तो हमको सिंगल इन्वर्स मिलेगा, यानी कि एक ही इन्वर्स उसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उसका 2 इन्वर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास एक ही उसका इन्वर्स निकलेगा, ऐसा नहीं कि 2 अलग अलग इन्वर्स निकले, ठीक है। इस बात को प्रूव करने के लिए थ्योरम हमने जो यहाँ पर लिखी है कि एवरी इन्वर्टिबल है ना स्क्वायर मैट्रिक्स है जो यूनिक इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्टिबल होना चाहिए, उसके बाद उसका जो इन्वर्स आएगा वो यूनिक होगा। तो देखिए क्या है कि लेट कर लेते हैं कि ए बी एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। मान के चलते हैं हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, वो इन्वर्टिबल है किस ऑर्डर का, एन ऑर्डर का। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो कि इसके 2 इन्वर्स मैट्रिक्स निकलें तो हम क्या लेट कर सकते हैं, तो इफ़ पॉसिबल, देखिए हमने लिखा है कि इफ़ पॉसिबल, ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो B एंड C है ना, बी द इन्वर्स ऑफ ए। हम मान के चलते हैं कि B और C जो है ए का क्या है, इन्वर्स है, अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि वैसे निकलेगा तो यूनिक सोल्यूशन हमको प्रूव करना है यूनिक, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो हम मान लेते हैं कि B और C, ठीक है, 2 क्या है उसके इन्वर्स मैट्रिक्स हैं ए के। तो आपने जब पढ़ा है इन्वर्टिबल, इससे पहले जो हम लोगों ने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में बताया कि ए और बी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं तो ए बी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट जो है आई के बराबर होता है। तो क्योंकि हमने क्या माना है, बी एंड सी बोथ आर द इन्वर्स ऑफ ए, दोनों की दोनों ए का क्या है, इन्वर्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी मल्टीप्लाई बी ए इज इक्वल टू आई, साथ में ए सी मल्टीप्लाई सी ए इज इक्वल टू आई, क्योंकि हमने B को भी उसका इन्वर्स माना और C को भी उसका इन्वर्स माना, इसलिए हम A के साथ ही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A का B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और A का C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। करने के बाद हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। तो अब आइए जो हमने लिखा है AC इज इक्वल टू आई, तो देखिए AC इज इक्वल टू आई लिखा है। अगर हम इसमें दोनों तरफ B से मल्टीप्लाई कर दें, देख ही रहे होंगे आप, यहाँ और यहाँ हमने दोनों तरफ इसको B से मल्टीप्लाई किया है, तो B मल्टीप्लाई ए सी और B मल्टीप्लाई आई, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करोगे तो इटसेल्फ आपको मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट हो जाता है। जैसे B मल्टीप्लाई आई का मतलब क्या हो गया, B, यानी कि मैट्रिक्स का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको B ही मिलेगा। तो यहाँ से तो B फाइंड आउट हो गया। तो कुल मिलाकर के B मल्टीप्लाई ए सी, B मल्टीप्लाई ए सी का वैल्यू क्या आ गया, B। आप इसको इक्वेशन 1 लिख के रखिए, ठीक है। अब आप आ जाइए, जैसे बी ए देख रहे होंगे, बी ए का भी वैल्यू क्या है, आई है, तो आप बी ए इज इक्वल टू आई लिख सकते हो। आप दोनों तरफ क्या करो, सी से मल्टीप्लाई, जब आपने दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई किया तो बी ए मल्टीप्लाई सी, इधर हो गया आपके पास आई मल्टीप्लाई सी, है ना, दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करो तो आई मल्टीप्लाई सी, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई सी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलने वाला, सी मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि बी मल्टीप्लाई बी ए मल्टीप्लाई सी जो है उसी के बराबर आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा, ये एक एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, बी मल्टीप्लाई ए सी और बी ए मल्टीप्लाई सी है। तो देखिए हमने क्या लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
बी मल्टीप्लाई ए सी इज इक्वल टू बी ए मल्टीप्लाई सी, ये बराबर हो गया किसके द्वारा, तो बाय एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से ये इक्वल हो गया। तो जब ये इक्वल हो गया यानी कि इसके दोनों LHS इक्वल हैं, तो इसके दोनों RHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी बी क्या हो गया, सी के बराबर। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया, आपको यहाँ से ये समझ में आया कि जो आपने दो इन्वर्स मैट्रिक्स लेट की थी बी और सी, ए की अलग अलग लेट की थी, एक्चुअली में वो अलग अलग नहीं है, वो दोनों इक्वल है एक दूसरे के, यानी कि बी और सी दोनों आपस में इक्वल हैं। तो जब बी और सी दोनों आपस में इक्वल हैं यानी दोनों एक ही हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स ए का आपने एक ही इन्वर्स निकाला, चाहे आप उसको बी बोलिए चाहे आप उसको सी बोलिए, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आई है, सेम निकल करके आई है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया कि किसी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का अगर हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो हम सिर्फ सिंगल सोल्यूशन वहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे, यानी सिंगल इन्वर्स ही निकाल पाएंगे किसी भी एक मैट्रिक्स का। तो हेंस एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैज़ ए यूनिक इन्वर्स, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का एक सिंगल इन्वर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे के पॉइंट्स और भी हैं, डिस्कस करते हैं कि हम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके कैसे मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, पहले उसको डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स, है ना, यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखिए आगे का पॉइंट है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे हम निकालेंगे, क्या हमारे स्टेप्स होंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन भी है, रो ऑपरेशन भी है। ठीक है, सबको बताएंगे कि कैसे रो ऑपरेशन अप्लाई करना है, कैसे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है। जैसे सपोज मान के चलिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास कोई ए एन ऑर्डर का, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंजेज नहीं आता, मतलब सेम आपको आंसर मिल जाता है। ए मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए, यानी कि आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करो या ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो, यानी कि आंसर आपको ए ही मिलने वाला। आइडेंटिटी का मतलब ही होता है 1, मतलब एक ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर उस नए नंबर में कोई चेंजेज नहीं आए, जिससे आप मल्टीप्लाई करो उस नंबर में कुछ चेंजेज नहीं आए, ये आइडेंटिटी का मतलब होता है। ठीक है, तो अब मान के चलिए जो हमने इसको इक्वेशन 1 माना, ठीक है, ये मानने के बाद इसको इतना लेट करने के बाद हमारा क्या काम होगा, हमारा काम होगा कि नाउ लेट अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन रिड्यूस। हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे और रो ऑपरेशन लगाने के बाद हम इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। किसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ए को। ये जो ए दिख रहा हो आप LHS में, इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लिखा हो रिड्यूस ऑन ए LHS ऑफ इक्वेशन 1 टू आई, यानी कि हमारा काम होगा ये जो LHS में ए दिख रहा है, ठीक है, इसको रिड्यूस करें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके। ठीक है, और उसको रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर दें, आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना है। अगर ये हमारा मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है तो हम इसको 2x2 ऑर्डर के आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सेम उसी प्रकार से, यानी कि जिस तरह आप इसमें ऑपरेशन अप्लाई करेंगे LHS में, उसी ऑपरेशन को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अप्लाई करना है, जो आपका लिख करके रखा है किधर, RHS में। देखिए लिखा हुआ है 2i एंड i ऑन RHS, है ना, i जो है RHS में ऑफ 1, इक्वेशन 1 के RHS में जो i है उसको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स B में। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑपरेशन जो भी आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने वाले हो वो ऑपरेशन A पे लगेगा, A पे लगाना है। क्या जान करके ए पे लगाना है कि ए को हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ये मेरा एम होगा जब हम उस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो इसको तो हमको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, इसके क्रोस्पोंडिंग आई में भी हमारे चेंजेज होंगे, जिस प्रकार से हम इसमें चेंजेज करेंगे सेम उसके कोरस्पॉन्डिंग आई में भी चेंजेस होते जाएंगे। तो जैसे जैसे आपका ये रिड्यूस होकर के आई में कन्वर्ट होगा, सेम उसी प्रकार से आई जो है, ठीक है, कंट्रीब्यूट होते 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 बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए लिखा हो बी में, तो देन आई इज इक्वल टू जो बी ए है आपने लिख करके रखा है। अगर आप इसको क्योंकि आप जान रहे हो कि अगर ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर वो इन्वर्टिबल है तो एक मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करता है। बी एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब क्या होगा कि ए बी का मल्टीप्लाई और बी ए का मल्टीप्लाई दोनों क्या हो गया आई। तो सेम उसी प्रकार से आई इज इक्वल टू बी ए है। अगर इन्वर्स मैट्रिक्स ए इन्वर्स अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए है ना आई मल्टीप्लाई ए इन्वर्स, बी ए मल्टीप्लाई ए इन्वर्स। तो इसको आप क्या कर सकते हो, ए
इंटू ए इनवर्स को साथ में लिख सकते हो। तो ए इंटू ए इनवर्स मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, यानी आइडेंटिटी आ जाएगा सपोज, ठीक है। उसके बाद जब बी मल्टीप्लाई आई आ गया, यानी यहाँ से क्या लिख सकते हो, आई मल्टीप्लाई ए इनवर्स, आई मल्टीप्लाई बी, तो कुल मिलाकर के आपको ए इनवर्स इजकल टू क्या आ गया, बी, ए इनवर्स इजकल टू क्या आ गया, बी, और यही चीज़ आपको वहाँ से लेट करके चलना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको मैट्रिक्स को इस तरह लिखना है, जो भी मैट्रिक्स होगा उसको इस तरह लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं, इस पर लगाओगे, क्या सोच करके लगाओगे कि हमको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद जिस तरह आप इसमें उस ऑपरेशन को अप्लाई करोगे, सेम उसी प्रकार से आई पर भी अप्लाई करोगे, तो आई आपका जो है बी में कन्वर्ट होते जाएगा और ए जो है वो आई में कन्वर्ट होते जाएगा, ठीक है। और यही स्टेप हमको जो है अप्लाई करने हैं सभी क्वेश्चंस में, चाहे वो रो ऑपरेशन हो चाहे वो कॉलम ऑपरेशन हो, सब के लिए यही फेनोमेना यूज करते हैं। लेकिन एक बात आपको नोट करके हम बता दे रहे हैं, क्या बात बता रहे हैं, जैसे मान के चलिए किसी मैट्रिक्स में आपने रो ऑपरेशन लगाया, तो आप उस मैट्रिक्स में सिर्फ रो ही ऑपरेशन यूज करेंगे जब तक वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हो जाता। आप उसमें एक ही मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया एट द इनिशियल स्टेज, तो आप पूरे क्वेश्चन में टिल द फिनिश क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन फिनिश नहीं हो जाता, आप उसमें कॉलम ऑपरेशन ही अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। एक इम्पोर्टेंट बात और आपको हम समझा देते हैं इसमें, वो क्या है इम्पोर्टेंट बात, जैसे सपोज आप किसी मैट्रिक्स को, है ना, इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो, उसको रिड्यूस कर रहे हो आई में, ठीक है। आप किसी मैट्रिक्स को इन्वर्स निकालने के लिए आपने उसको कन्वर्ट किया आई में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। कन्वर्ट करते करते, है ना, किसी रो के सभी एलिमेंट जो हैं ज़ीरो बन गए, किसी रो के, जैसे ये मैट्रिक्स के, है ना, ये जो मैट्रिक्स है शुरू में ऐसा नहीं था, लेकिन आपने जब इस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, लगाने के बाद देखा ये गया कि इसके सभी एलिमेंट जो हैं ज़ीरो बन गए। तो अगर इसका ज़ीरो बन जाता है सभी एलिमेंट किसी भी रो का, चाहे सिंगल रो हो या डबल रो के सभी एलिमेंट ज़ीरो बन जाए, तब हम क्या लिख देते हैं, तब उस केस में हम लिखते हैं ए इनवर्स, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। तब हम लिखते हैं कि इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। या फिर मान के चलिए इसी में किसी मैट्रिक्स के सपोज, है ना, दो रो जो है ज़ीरो बन जाए, ठीक है, दो रो जो है पूरा तरीका से क्या बन जाए, ज़ीरो। किसी मैट्रिक्स का अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं, लगाने के बाद हमारा कंडीशन कुछ ऐसा आ जाए, दो रो में ज़ीरो आ जाए, तब भी हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये कंडीशंस हैं सपोज, ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर 0 0 आ जाता है तो आपको इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर 0 0 नहीं आया तब तो आपको फिर इन्वर्स निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम मिलेंगे प्रॉब्लम के साथ नया वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।